नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ट्रंप की दोस्ती वाले बयान का प्रधानमंत्री मोदी ने तहे दिल से किया सम्मान। कहा, भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। बीजेपी की हर प्रदेश और जिला इकाई जीएसटी सुधार की जानकारी जन जन तक पहुंचाएगी। चौपाल लगाकर व्यापारियों को देगी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जीएसटी में सुधार करके प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्गीय परिवारों को दी बड़ी राहत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए सांसदों का डिनर पार्टी की रद्द। पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात को देखते हुए लिया फैसला। पहाड़ से मैदान तक बारिश से आफत। दिल्ली में उफान पर यमुना। सरकार प्रशासन तैयार। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम से बप्पा को दी जा रही है विदाई। भक्तों की आस्था का उमड़ा सैलाब। देश भर में अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज। और आइए अब शुरुआत करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तारीफ किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, लिहाजा किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच विशेष संबंधों का जिक्र किया। इस दौरान ट्रंप भारत को खोने वाली टिप्पणी से पीछे हटते दिखे। इस पर पूछे गए सवाल के बयान में ट्रंप का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने किसी को जिम्मेदार ठहराया है। और आइए सुनते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक प्रतिक्रिया को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ देश की साझेदारी को प्रधानमंत्री मोदी बड़ा महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति के साथ हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2025 से 26 के बजट में दी गई आयकर राहत और जीएसटी सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। भाजपा पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये कदम आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ विकास की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी में सुधार करके मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी राहत दी है।
जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी में सुधार से देश की आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे उपभोग बढ़ेगा, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हर घर में उपयोग होने वाले सभी वस्तुओं पर जीएसटी में राहत दी गई है, जिससे आम लोगों को फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पर। घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डिशवॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, पावर बैंक होता है, कई तरह की चीज़ें घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोग में आती है। और जो सोलर पैनल कई लोग अपने घरों पर लगाते हैं, ओवरऑल इन सब चीज़ों पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को जीएसटी दरों में हुए बदलावों को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दौर दूसरा था और भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने की अपील की। कांग्रेस की वो पुरानी चीज़ों को आप भूल जाइए, वो युग बीत गया। अब समय है जिसमें आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जिसमें स्वदेशी का सम्मान बढ़ रहा है, लोग स्वदेशी को अपना रहे हैं और बड़े चाव से अपना रहे हैं, बड़े गौरव के साथ अपना रहे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, अपने अपने जीवन में यथासंभव स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि पार्टी की सभी प्रदेश और जिला इकाइयां जीएसटी रिफॉर्म की जानकारी जन जन तक पहुंचाएगी। इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीएसटी रिफॉर्म्स की जानकारी देने के लिए जगह जगह चौपाल लगाएगी, ताकि व्यापारी वर्ग तक इससे जुड़ी सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। भारतीय जनता पार्टी ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में एक पूरी कार्य योजना तैयार की है और हम लोग, हमारी हर प्रदेश इकाई, हमारी ज़िले की इकाई, सबको कहा गया है कि जो आम जन है उसको जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही हर ज़िले में एक चौपाल लगाने का हम लोगों का कार्यक्रम है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको भी कैसा सरलीकरण हुआ उसके बारे में अवगत कराने के कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का वादा किया था और आज उससे जनता को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा और फसल नुकसान से सुरक्षा देकर उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार और फसल बीमा योजना मिलकर किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमने कई सुधार किए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। जैसे पहले फसल की इकाई केवल ब्लॉक होती थी, तहसील होती थी, मतलब एक किसान का, एक गांव के किसान का नुकसान हो जाएगा तो बीमा कंपनियां भरपाई नहीं करती थी।
अब हमने स्थानीय आपदा मान के एक किसान का भी नुकसान हो तो उसके भरपाई करने का प्रावधान उसमें स्थानीय आपदा के रूप में किया है। हमने ये भी तय किया है कि हम सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के जरिए नुकसान का आकलन करेंगे। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी सुधार और फसल बीमा योजना से किसानों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डीएपी और यूरिया जैसी खाद की कालाबाजारी और टैगिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को कहा है, कृषि मंत्रियों को अपील की है दो चीजों की। एक, किसी भी कीमत पर टैगिंग नहीं होगी, मतलब अगर डीएपी या यूरिया चाहिए तो 2 बोतल और दूसरी दवाई की ले जाओ, ये अवैध है और जहां से शिकायत होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों कंपनियों ने की गलतियों के कारण किसान की फसलें खराब हुई, हमने बहुत कठोर कदम उठाने का काम किया है। कालाबाजारी हर कीमत पर रोकने के सख्त कदम राज्य सरकारों को उठाने का कहा गया है। कई जगह कार्रवाइयां हो भी रही है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर आज आयोजित होने वाली एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी को रद्द कर दिया है। यह निर्णय पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए लिया गया है। डिनर का आयोजन उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर किया जाना था। फिलहाल जानकारी सामने आई है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इस आयोजन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को है। बीजेपी ने फैसला किया है कि वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी और इसे लेकर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित दिल्ली कैबिनेट के तमाम मंत्री और दिल्ली के सभी सांसद उपस्थित रहे। गौरतलब है कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत देश भर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की जाएगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाए जाएंगे। रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी चुनिंदा किताबें भी वितरित की जाएंगी। कई तरह की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के जरिए विकास कार्यों की रफ्तार तेज कर रहे हैं। शनिवार को बक्सर आगमन के दौरान सीएम ने कई करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास कर लोगों को नई सौगात दी। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के तहत की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाते हुए 325 करोड़ 13 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने राजपुर प्रखंड परिसर स्थित मध्य विद्यालय पहुंचे और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। भारतीय वायुसेना का पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी है। सेना ने भरमौर, चंबा सेक्टर से अभी तक 541 लोगों को सुरक्षित निकाला है। साथ ही कुल्लू और किश्तवाड़ सेक्टरों में प्रभावित लोगों के लिए 10,000 किलोग्राम से ज्यादा जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन सेवाओं का लोकार्पण किया। सीएम ने सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ करने के साथ 400 बसों को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने पीपीपी मॉडल से बने 7 बस स्टेशनों का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों के माध्यम से आमजन को परिवहन सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन केंद्र उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बन जाए, बस इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बेहतरीन
क्या आपके सामने कोई और ठहर पाएगा? और आप में तो जज्बा है। कोविड में हम देख रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, लोगों ने कहा कौन काम करेगा। परिवहन विभाग के सभी चालक परिचालक आ गए थे और उन्होंने गाजियाबाद से, नोएडा से, बुलंदशहर से और एनसीआर क्षेत्र से जहां जहां कहा गया वहां तक पहुंचाने का काम किया था सभी यात्रियों को। और वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हुई है। खतरे के मद्देनजर यमुना के किनारे रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दिल्ली सरकार इन लोगों के रहने और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं कई क्षेत्रों में पीने का पानी रिलीफ कैंप तक पहुंच गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों को कहीं और शिफ्ट किया गया है। आज दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटकर 206.30 मीटर पर पहुंच गया। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी जिलों को छोड़कर बाकी दूसरे जिलों में आज मौसम साफ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया था। बारिश थमने से अब निर्माण कार्यों और भूस्खलन से बंद पड़ी सड़कों को खोलने में तेजी आने की उम्मीद है। जिलेवार बात करें तो चमोली जिले में रात भर हुई बारिश का दौर अब थम चुका है। हालांकि जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग, कमेड़ा, गौचर और पागल नाला में अवरुद्ध है, तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 50 से अधिक लिंक मार्ग भी बंद पड़े हैं। बागेश्वर जिले की बात करें तो यहां बादल छाए हुए हैं और लगभग 6 मोटर मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। नैनीताल में मौसम सामान्य है, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी में हल्के बादल और कोहरा छाया है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में धूप खिली हुई है। वहीं गुमखाल, लैंसडाउन और पौड़ी में हल्के बादल छाए हुए हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसएससी 120 और एसएससी 34 और समकक्ष पाठ्यक्रम के कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट कर अपनी प्रशिक्षण यात्रा का समापन किया। परेड के दौरान कैडेट्स की अनुशासन, समर्पण और सैन्य कौशल का प्रदर्शन हुआ। एयर चीफ मार्शल सिंह ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना की प्रशंसा एक शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। Of Sindoor stands as a shining testament to an unparalleled prowess that the Indian Armed Forces, where we demonstrated our capability to deliver swift, precise and decisive blows to the enemy. You, as the future of these forces, must understand that Defence Forces has always been and will always be the first responder. It is our collective responsibility to uphold the trust placed in us by each and every citizen of this nation, and we must be ready and prepared to meet this responsibility. भारतीय वायुसेना का सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान मिग-21 को सितंबर महीने के अंत में आधिकारिक रूप से विदा कर दिया जाएगा। राजस्थान के नाल वायुसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग-21 को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त किया जाएगा। बता दें कि वायुसेना की शान रहे मिग-21 विमानों ने 60 सालों से ज्यादा भारतीय वायुसेना की सेवा की है। दरअसल 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के दौरान विनको अभिनंदन वी द्वारा उड़ाए गए मिग-21 बाइसन ने एक F-16 को मार गिराया था। सिर्फ 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में ही नहीं, बल्कि सोवियत मूल के इन विमानों को इसी साल मई में ऑपरेशन सिंदूर में भी तैनात किया गया था। और आज अनंत चतुर्दशी है। आज गणेश विसर्जन के साथ ही गणेशोत्सव का समापन भी हो जाएगा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज के दिन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। दुनिया भर में मशहूर लाल बाग के राजा के अंतिम दर्शन के लिए आज मुंबई में भीड़ उमड़ रही है। हैदराबाद में भगवान गणेश के 69 फुट
ऊंची मूर्ति को ढोल बाजों के साथ धूमधाम से विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। पुणे में भी गणपति बप्पा के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। और अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज मुंबई में गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन गणपति विसर्जन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शहर भर में करीब 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस विसर्जन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने, भीड़ भाड़ को रोकने और निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करेगी। शहर भर में लगभग 6500 से अधिक सार्वजनिक गणपति प्रतिमाओं और 1.75 लाख घरेलू प्रतिमाओं का विसर्जन होने की उम्मीद है, जिसके लिए बीएमसी ने 65 प्राकृतिक जलाशय और 205 कृत्रिम तालाब बनाए हैं। इसके अलावा 12 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 40 पुलिस उपायुक्त, 61 सहायक उपायुक्त और 18,000 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। शहर पुलिस के अलावा राज्य रिजर्व पुलिस की 14 कंपनियां, सीआरपीएफ की 4 कंपनियां, त्वरित प्रतिक्रिया दल, दंगा नियंत्रण बल, डेल्टा, कॉम्बैट और महाराष्ट्र सुरक्षा बल प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेंगे। वहीं विसर्जन के दिन आज बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और वहीं देश भर में 10 दिनों से चल रहा गणेशोत्सव आज संपन्न हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। मुंबई में विसर्जन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। बप्पा को विदाई दे रहे एक ऐसे ही परिवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश कुमार शीतल ने। देखिए। आज अनंत चतुर्दशी और 10 दिनों का जो गणेश महोत्सव है वो आज समाप्त हो रहा है। जो गणपति अब तक घरों में विराजे थे या फिर सार्वजनिक मंडलों में थे, उनका आज अलग अलग जगहों पर विसर्जन किया जा रहा है। हम इस वक्त वर्ली के जमुरी मैदान में हैं, जहां पे बीएमसी के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उसके विसर्जन के लिए व्यवस्था की गई है। कई सारे परिवार हैं जो यहाँ पे आना शुरू हो गए। करीब 2.25 लाख परिवार जो है वो यहाँ पे गणपति, मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मुंबई में अपने घरों में गणपति बिठाते हैं। कोई 1 दिन, कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, सब जो है उनकी अपनी अपनी जो है परंपराएं रही है। परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार बताइए, कैसा क्षण है जब आप 10 दिन के गणपति आपके घर में थे, आज आप उनका विसर्जन यहाँ पर करने के लिए आए, कैसा क्षण है? बहुत आके भराई है, क्योंकि 10 दिन इतना अच्छा लग रहा था। घर में मेहमान आते थे, रोज नया प्रसाद होता था। तो आज गणपति बप्पा गए हैं, लेकिन हम सबको सुख आनंद देके गए। आप बताइए। मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। अभी घर का गणपति विसर्जन करके अभी जुहू चौपाटी बंदोबस्त के लिए निकल रहा हूँ तुरंत। अच्छा। अभी सार्वजनिक गणेश उत्सव का एक विसर्जन करने के लिए एक जन की सहायता, मदद, जन सेवा करने के लिए अब मैं निकल रहा हूँ। अंतिम जो विधि विधान होता है वो क्या होता है, वो हमें बताइए। जब आप जैसे ठीक है 10 दिन आपने आरती किया, अब आखिरी दिन जब आप विसर्जन करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या क्या विधियां हैं जो आप करते हैं? जो नॉर्मली जो करते 10 दिन वही करते, कुछ अलग नहीं करते। बट आरती करते हैं, प्रसाद दोस्तों को मिलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, और कुछ नहीं, बस इतना। तो अपने लिए मांगा या बाकी लोगों के लिए? सब लोग के लिए मांगा, सब लोग के लिए प्रार्थना की, सब लोग के लिए अच्छा मांगा। ठीक है, आप बताइए। जितने भी भक्त है, जितने भी बच्चे हैं गणपति बप्पा के, उनको मानते हैं कि जितने भी आपके भक्त हैं सभी को खुश रखो और सभी पे आपका हाथ रखो। और ऐसे ही 7-11 दिन तो खाली उनका हम मान रखते हैं, बट गणपति बप्पा तो पूरे साल के लिए, तो वैसे उनका साल पूरे हमारे मन में रहते। तो पूरा वही कि मतलब सभी भक्तों को खुश रखो और ऐसे ही सलामत रखो बस। बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने कहा भी कि गणपति का जो रिश्ता है बेसिकली भावनात्मक रिश्ता है मुंबई और महाराष्ट्र, खास करके जो लोग हैं जिस तरीके से बता रहे हैं, आपको पता ही चल रहा होगा कि किस तरीके का जुड़ाव है। क्योंकि बता रहे कि 10 दिन तो ठीक है वो घर में रहे, लेकिन मन में जो है वो हमेशा रहते हैं गणपति। और वही जो है मुंबई और महाराष्ट्र की पहचान है, वही यहाँ की संस्कृति है और वही यहाँ की समृद्धि की वजह भी है। अपने सहयोगी आदित्य कसारे के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। गणेश उत्सव के अंतिम दिन पर मुंबई में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर लाल बादशाह राजा के पंडाल में गणपति बप्पा की आरती की गई। बप्पा की आराधना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। पूरा पंडाल गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजता नजर आया। आज हर दस्तावेज, हर चैट, हर पासवर्ड और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कई चीजें जुड़ी हैं हमारे जीमेल अकाउंट से। इसीलिए साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं हमारे मेल बॉक्स।
आज करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा जीमेल यूजर्स को हैकर्स निशाना बना चुके हैं। चाहे फिशिंग मेल हो या फ्री गिफ्ट वाउचर का लालच देता कोई रंग बिरंगा संदेश, हर मैसेज के पीछे हो सकता है हैकर्स का बिछाया जाल। फिशिंग ईमेल क्या होता है कि वो लिंक किसी और चीज़ का होता है और हमको किसी और चीज़ का दिखाया जाता है। हमको दिखाया जाता है कि आपका जो केबल टीवी का है, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, तो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म से मेल आएगा। ऐसा आपको लगेगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से मेल आया है, वो एक्चुअली वहाँ से नहीं होगा और आपको लगेगा कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है क्योंकि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी वो चल नहीं रही है, तो आप तुरंत इस पे क्लिक करें, नहीं तो 1 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। तो आप बोलते जल्दी से क्लिक करके कर देता हूँ। अब वो क्लिक हियर, आपको पता नहीं है कि वो क्लिक हियर कौन सा दरवाजा है और वो कहाँ खुलता है। और वहीं हैकर्स के निशाने पर होता है आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई, जिसके लिए होती है आपकी पहचान, बैंकिंग डिटेल्स और आपकी डिजिटल दुनिया से जानकारी चुराने की कोशिश। इनके लुभावने तरीकों में आप ना फंसें, तो इसके लिए आपको रखना होगा किन बातों का ध्यान। जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात फिशिंग अटैक्स की और बताएंगे आपको कैसे आप इनसे बच सकते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही बिना सोचे, बिना परखे, बिना ध्यान दिए किसी भी चीज पे क्लिक कर देते हैं। आपको लालच दे के आपसे क्लिक कराया। तो इंसानों को तो टारगेट किया ही जाता है, पर इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट किया जाता है। उनको आपके पैसों तक पहुंचना है। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।